हेलो फ्रेंड्स, यूनिटी आईज के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं फैली राम। तो क्या है कि 2019 से मैं बच्चों को गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने भी ये चीज़ प्रॉब्लम फेस की थी जब स्टार्टिंग में कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा लिया जाए, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने भी कुछ गलती की है, तो मैं आपको बस सिखा सकता हूँ कि इसमें क्या गलती नहीं करनी चाहिए बच्चों को। जो अभी प्रेजेंटेशन में देख रहा हूँ, जो बच्चे मेरे पास डाउट लेके आते हैं कि सर ऑप्शनल की कौन सा सब्जेक्ट ले, पहला डाउट क्या होता है, कितने टाइम बाद में उसकी शुरुआत करे, कोचिंग करे या ना करे, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चनों का आज मैं जवाब देने का प्रयास करूँगा आपको, ठीक है। तो देखो अभी मैं जिस लेवल पे हूँ आपको, ठीक है, 8-10 साल का मेरे पास अनुभव है। दूसरी बात देखो, एक कोचिंग वाला जो टीचर होता है, ठीक है, अरे एक मैं अभी मैं एक विद्यार्थी भी हूँ, ठीक है, एक आपके गाइडेंस के रूप में मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा कोई पर्सनल मोटो नहीं होगा। लेकिन क्या होता है, जो यूपीएससी के जो टीचर होते हैं वो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बच्चों को मैनिपुलेट करने की सोचते हैं। ये चीज़ ध्यान से समझना। जैसे मान लो कि एज ए टीचर अगर मैं कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट का कोई टीचर होता, एक्सपर्ट होता, तो मैं तो यही आखिर में आपको कंक्लूड करके डाटा बताऊंगा ना कि आप ये ऑप्शनल सब्जेक्ट लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो इस बारे में आपको बता रहा हूँ कि पहले बात तो मेरा जो ओपिनियन होगा वो एकदम तटस्थ होगा, ठीक है। दूसरी बात, जो इसमें हकीकत है वो सारी चीज़ एक्सेप्ट अपन लेके चलेंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान से समझना। तो सबसे पहले मेन बात आ जाती है यूपीएससी की तैयारी शुरू करने के बाद कितने दिन बाद में ऑप्शनल का चयन करें, ठीक। अब देखो, जो 2024 को लेके प्लान कर रहे हैं कि 2024 में अटेम्प्ट देना है, तो ये एकदम सही समय है, एकदम सही समय है। अब इसमें ज़्यादा लापरवाही नहीं। अभी ये 6-7 दिन बचे हैं। 30 जून के बाद में आपको एकदम कंफर्म करके डिसाइड करके कि हाँ मेरा ये ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, और मुझे इसके आगे लेके चलना है, ठीक है। तो ये मान के चलो कि 1 जुलाई से आपको एकदम कंफर्म करके अपनी ऑप्शनल डिसाइड करके तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। जो 2025 को लेके भी तैयार कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको क्या ध्यान में रखना चाहिए, उनको ऑप्शनल सब्जेक्ट कब से तैयार करना चाहिए वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। वो अपन आगे देखेंगे इसके, ठीक है। अब उससे पहले बात आती है भाई ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा ले, क्या है, जो 3-4 जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो मैं कुछ समझाने का प्रयास करूंगा आपको कि 3-4 क्वेश्चनों का आंसर किस तरीके से दिया जाए, ठीक है। उससे पहले अपन ये देख लेते हैं कि ऑलरेडी ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन से होते हैं, ठीक है। ये भी सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत सारे बच्चों को मैं सही बता रहा हूँ ना, तैयारी की 4-4, 5-5 साल हो जाते हैं, उसके बावजूद भी ये भी पता नहीं रहता कि यूपीएससी में ये भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है। मैं खुद में अपनी बता रहा हूँ। जब मैं 2015 से लगभग मैंने यूपीएससी का कहीं पे गाइडेंस के तौर पे कोचिंग ज्वाइन किया था, ठीक है। तो उस टाइम मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था, सही बता रहा हूँ। मैं जैसे सोशोलॉजी हो गया, इन सब्जेक्ट के बारे में मुझे जानकारी भी नहीं थी, फिलोसफी, ये सारी चीज़ें हकीकत में बता रहा हूँ। मुझे ये लगता था कि मैथ ऑप्शनल ले लो, या मैं उस टाइम बस 2 ही था, हिंदी लिटरेचर या मैथ ऑप्शनल, क्योंकि हिंदी मुझे पढ़ना बहुत पसंद था, कहानियाँ पढ़ना, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छा लगती थी। मैं 10th-12th क्लास में भी ओनली हिंदी पढ़ता था। तो एक तो ये कारण था। तो उस टाइम मुझे क्या था कि हिंदी लिटरेचर के बारे में बस मैंने लास्ट ईयर पेपर इसका भी निकाला, ठीक है, और इसका भी निकाला। अब ये था कि और ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में जानकारी ना होने से मुझे, फिर दूसरी बात मैं साइंस बैकग्राउंड से था, तो ये चीज़ें जो विरोधाभास रहे हैं वो सभी बच्चे इनका फेस करते हैं। तो वो चीज़ें मैं कुछ बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले क्या काम करना, कोई भी बच्चा जो 2024 को लेके, ठीक है, ये चीज़ ध्यान से समझना चाहिए, 2024 वाला हो या 25 वाला हो, ठीक है, दोनों को सेम काम करना। ये चीज़ ध्यान से समझो, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो चीज़ ध्यान से समझने का प्रयास करना। सबसे पहले जो भी बच्चे अभी तक ऑप्शनल सब्जेक्ट डिसाइड नहीं किए हैं, ठीक है, वो चीज़ याद रखना, उसको किस तरीके से ऑप्शनल सब्जेक्ट डिसाइड करना है वो चीज़ ध्यान से समझो। अभी क्या मार्केट में क्या हो रहा है, कोचिंग वाले जो बेचना चाह रहे हैं वही आप लोग स्टूडेंट वही ले रहा है। मैं बता रहा हूँ बाढ़ चल रही है, भेड़ चाल बोलते हैं ना, भेड़ चाल। एक भेड़ अगर कुएं में गिर रहे तो 100 के 100 भेड़ उसी में जा रही है। देखो, बात रिजल्ट आना या नहीं आना उससे बात नहीं है। देखो, मैं किसी सब्जेक्ट को लेके क्रिटिसाइज इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि नहीं वही सब्जेक्ट क्यों ले रहे हो आप सब लोग, भाई सबको ठीक है, सबके अपनी अपनी पसंद होती है, पर बात आप सेल्फ इंटरेस्ट देखो, आप किस कारण से वो सब्जेक्ट ले रहे हो, कि आपको उसमें रुचि है। बहुत सारे बच्चे मतलब ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट ले रहे हैं जो मार्केट में इतना हवा चल रहा है उसके कारण सब वही लेते जा रहे हैं, उसमें पूरी भीड़ भरी। उस बच्चे को कहेगा भी सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता है, बस मार्केट में टॉपर्स ने बोल दिया, बस सब ये चीज़ है। तो इसीलिए बता रहा हूँ, देखो यूपीएससी आप तैयारी करने आए हो तो सबसे पहले रेशनल जो अपना दिमाग होता है उसका यूज करना सीखो। अगर आप भी अगर भेड़ चाल चल रहे तो फिर सबाई बात आपने क्या सीखा, यूपीएससी की तैयारी में सेल्फ डिसीजन मेकिंग अगर आपने नहीं सीखा फिर आपने सीखा ही क्या, ये चीज़ सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है।
तो आज मैं वही सिखाऊंगा आपको कि वो सेल्फ डिसीजन आप कैसे लोगे। बात सबसे बड़ी बात तो ये है, बहुत सारे बच्चे तो दूसरे कहने पे, टीचरों के कहने पे जाके वो सब्जेक्ट ले रहे हैं। बात ये नहीं, आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, तो ये चीज याद रखना, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, जो मैं तरीका सिखा रहा हूँ एकदम साफ आपके सामने एक ही चीज बताते जाऊंगा, बस उसी तरीके से पिन अप करना है, ठीक है। तो सबसे पहले भाई यूपीएससी की तैयारी अपने को डिसाइड करना है, ठीक है भाई, अपने को देना है एग्जाम, ठीक है। तो 2024 देना अपने को, ठीक है, या 25 देना है या 26 देना है। मैं इतना बोलूंगा कि जो 2026 वाले हैं वो अभी ऑप्शनल को ड्रॉप भी कर दी तो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी इस साल के लिए, 23 वाले साल के लिए आप अभी जीएस पे फोकस करो, एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक इन पे फोकस करो, कोई दिक्कत। 2026 वाले को मैं बोलूंगा कि अभी कोई जरूरत नहीं है अभी आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में जानकारी लेने की, या वो कोई दिक्कत नहीं, उसको टेंशन नहीं लेना। पर हाँ, 24 वाले को तो 30 जून तक ही फाइनल कर लेना। 25 वाला टाइम ले सकते हैं अभी आराम से, ज़्यादा नहीं, 1-2 महीने आराम से टाइम सोच समझ के आराम से लिया जा सकता है डिसीजन, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। परंतु हाँ, तो 2024 को देने चाह रहे हैं उनको तो 30 जून से पहले पहले डिसाइड कर लेना है कि अपने को कौन सा ऑप्शन सब्जेक्ट लेना है, कौन सा नहीं लेना, ठीक है। तो पहली बात ये है, ठीक, ये तो समझ में आ गया भाई किसको क्या कौन से टाइम सोचना चाहिए। तो 2024-25 वालों को तो सोचना है, ठीक। 26 वालों का भी कोई जरूरत नहीं है, मैं फिगर बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी द फ्यूचर यूपीएससी चेंज कर सकता है और पॉसिबिलिटी ये है। पर हाँ, 24 और 25 में तो बदलने वाला है नहीं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कैलेंडर जारी कर दिया, अगर होता तो वो चेंज करते, ठीक। अब बात ये आती है कि चलो ठीक है, अपन ने डिसाइड कर लिया 24-25, लगभग बच्चे वही होंगे जिस वीडियो को देख रहे हैं, तो 24 में देने वाले हैं, 25 में देने वाले हैं। अब बात आती है कैसे काम किया जाए कि भाई कौन सा रेशनल डिसीजन से कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज किया जाए। तो सबसे पहले आपको ये ऑप्शनल सब्जेक्ट की जो लिस्ट है ये जाके देखनी है, सबसे पहला काम वो अभी आपको मैं सामने बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें कुछ ही नहीं करना, जैसे देखो, जैसे मान लो मैं साइंस बैकग्राउंड का हूँ, मैं आपको दोनों एग्जांपल दूंगा, एक मैं साइंस बैकग्राउंड का हूँ और एक मैं मान लो कि अपने आप को मानूंगा कि मैं साइंस बैकग्राउंड का नहीं हूँ, तो मेरे लिए कौन से सब्जेक्ट अच्छे हो जाएंगे, कौन से अच्छे हो जाएंगे, ठीक, ये चीज़ ध्यान से समझना। अब देखो, मैं मान लो साइंस बैकग्राउंड का, एक बार मान लो मैंने बीटेक किया है, या मैंने इसमें भी अलग अलग एंगल फर्क पड़ेगा, कौन सा बीटेक किया है, एमबीबीएस किया हुआ है या और कुछ किया हुआ है, तो उसमें भी फर्क पड़ जाएगा। अब देखो ध्यान से समझो, एग्रीकल्चर वाला जो सब्जेक्ट है, जो एग्रीकल्चर से जिसने पढ़ाई की है उसी को ये सब्जेक्ट लेना चाहिए, मैं सही बता रहा हूँ, ये बी द हॉनेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप कोई आर्ट्स वाला बैकग्राउंड का लेके आके इसको ले रहा है, कोई मतलब नहीं है, ये चीज़ ध्यान से समझ रहा है, ठीक है। साइंटिफिक सब्जेक्ट है उसको ऐसे नहीं, ठीक। एनिमल हस्बेंड्री है, इसमें किसी ने कोर्स किया है उसी को लेना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज नो, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी, अब जैसे जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं मैं छाड़ देता हूँ, फिर मैं आखिर में ये भी बताऊंगा हिंदी मीडियम के लिए कौन सा सब्जेक्ट है, इंग्लिश मीडियम के लिए कौन सा सब्जेक्ट प्रॉफिटेबल है, ये भी चीज़ याद रखना। अब देखो, मैं कुछ कुछ चीज़ें बताते जा रहा हूँ, जैसे मैं वो कॉमन सब्जेक्ट कर दूंगा जिसपे हर कोई ले सकता हो, ठीक है। तो ये एंथ्रोपोलॉजी है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वाले ले सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। बोटनी नो, केमिस्ट्री नो, सिविल इंजीनियरिंग नो, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी नो, इकोनॉमिक्स ये भी ले सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नो, ज्योग्राफी भी ले सकते हैं, ठीक है। जियोलॉजी नो, हिस्ट्री ले सकते हैं, ठीक है। लॉ नो, मैनेजमेंट नो, मैथमेटिक्स ओनली साइंस वाले ले सकते हैं, ये चीज़ ध्यान से समझना। मैं अभी वो बता रहा हूँ जो आर्ट्स वो दोनों ले सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर नो, मेडिकल साइंस नो, फिलोसफी दोनों लोग ले सकते हैं। फिजिक्स नो, पॉलिटिकल साइंस हाँ ले सकते हैं अपन, ठीक है। साइकोलॉजी ये भी ले सकते हैं अपन, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये भी ले सकते हैं अपन। सोशोलॉजी अपन ले सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स नो, जियोलॉजी नो। अब लिटरेचर की बात आती है, लिटरेचर में यह याद रखना, जो जिस रीजन से लैंग्वेज करता है, जैसे मान लो कि हिंदी बैकग्राउंड का है तो वो सब आसामी से नहीं ले सकता जाके, ठीक है। गुजराती अपना गुजराती लो, बंगाली है, उस तरीके से अपना अपना चूज सकते हो। जैसे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट है जो जिनके पास उर्दू है, संस्कृत वाले भी मेरे पास स्टूडेंट है, ठीक है। हिंदी लिटरेचर वाले मेरे पास सब्जेक्ट, ठीक है। और एक मराठी भी मेरे की स्टूडेंट ने लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी आप रीजनल लैंग्वेज से प्रेफर करते हो तो ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक। अब मैंने ये चीज़ें बता दी। अब देखो, जो साइंस वाले, देखो अब ये सारे प्योर साइंस वाले सब्जेक्ट है जो मैंने इसके अलावा जो छोड़े हैं, ठीक है। तो ये उन्हीं को लेना है जो ओनली मैथ साइंस बैकग्राउंड के उस फील्ड से रिलेटेड है। ये सब्जेक्ट जैसे जियोलॉजी है वो उसी को लेना जो जियोलॉजी से है रिलेटेड, ठीक है। ये मैं अभी ये बता रहा हूँ, एक कॉमन बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, ये सबसे क्रूशियल डिसीजन हो जाता है कि कौन सा अपन ऑप्शन सब्जेक्ट ले, ठीक है। तो अब देखो, अब ये चीज़ समझ में आएगा। अब ध्यान से समझना, मैं एक और चीज़ अगला जो काम करवा रहा हूँ तो मैं
अब मैं ये बताऊंगा, ये तो चलो ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले देखो अब ध्यान से समझो, ये साइंस वाला, एक मिनट लाल कलर यूज कर लेते हैं एक बार। ये देखो ये जो लाल कलर वाला है सब साइंस वाले सब्जेक्ट है, साइंस कॉमर्स जो भी है, मतलब जो स्पेशलिस्ट चाहिए उसमें, ठीक है, जियोलॉजी हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, लॉ हो गया, मैनेजमेंट हो गया, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल, मेडिकल साइंस, ठीक है, ये उन्हीं को लेना चाहिए, उस फील्ड में उन्होंने पढ़ा है, उन्होंने काम किया है, ये उन्हीं को लेना चाहिए। लिटरेचर तो कोई भी ले सकता है, लिटरेचर बस ये कि उस रीजन का होना चाहिए, ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बात है, ठीक है। अब अपन बात आती है कि इंग्लिश मीडियम वाले तो सारे ले सकते हैं, हिंदी मीडियम वालों के लिए इनमें से कौन कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट बढ़िया है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, मैं इसमें से आखिरी के अब वो चार्ट रहा हूँ जो हिंदी मीडियम के लिए बढ़िया है, अब ये चीज़ याद रखना, इंग्लिश मीडियम वाला तो इनमें से कोई भी ले सकता है, ठीक है। अब वो आगे मैं प्रोसेस बताऊंगा, वो सिमिलर प्रोसेस रहेगी सबके लिए, पर मैं बता रहा हूँ कि इंग्लिश मीडियम वाले जो है, मान लो कि साइंस बैकग्राउंड के नहीं तो एंथ्रोपोलॉजी ले सकते हो, इकोनॉमिक्स ले सकते हो आप, ज्योग्राफी हिस्ट्री ले सकते हो, फिलोसफी ले सकते हो, पॉलिटिकल साइंस साइकोलॉजी हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सोशोलॉजी ले सकते हो, ठीक है। ये चीज़ ध्यान से समझना, ठीक। अब उसके बाद आती है कि भाई हिंदी मीडियम वाले कौन से सब्जेक्ट हैं। अब जैसे हिंदी मीडियम हो गए, ये सारी चीज़ें होगी, जो आर्ट्स बैकग्राउंड वाले हैं इस तरीके से ध्यान से समझता है, ठीक। अब देखो इसमें मैं कुछ चीज़ें कॉमन फैक्टर बताऊंगा, वो चीज़ ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले आते हैं अपन बात कहाँ पे थे अपन, इकोनॉमिक्स में, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। हिंदी मीडियम वालों के लिए चीज़ ध्यान से समझना, सबसे पहले इकोनॉमिक्स हिंदी मीडियम में वही लेना जिन्होंने एमए किया हो इस सब्जेक्ट से, और अच्छे तरीके से जिसने पढ़ाई की हो। पहली बात, पहली कंडीशन याद रखना, जिसने एमए किया हो इकोनॉमिक्स से और जिसने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, वही इस सब्जेक्ट को लेने की सोचना। और कोई मत लेना जिसने एमए नहीं पढ़ा, मतलब जिसने बीए में भी जिसके पास सब्जेक्ट नहीं है, वो तो इसको सोचना भी मत, हिंदी मीडियम से खास तौर से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये वही मतलब इसमें योग्यता चाहिए आपको, एमए डिग्री है और अच्छे से आपने काम किया तब लेना, ठीक है। जैसे रामेश सारे पढ़ाते हैं, मतलब एक आध टीचर ही है मैं बता रहा हूँ जो हिंदी मीडियम में पढ़ाता है, वो भी ज़्यादा इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा प्रेफर करता है, ठीक है। तो मैं इसका लो चांस बोलूँगा कि इसको हिंदी मीडियम वाले बच्चों को लेना चाहिए, ठीक, क्योंकि मटेरियल भी इंग्लिश में है, सारी चीज़ें हैं उस तरीके से, ठीक। अब आगे बात आती है अपना अगला सब्जेक्ट, अब ध्यान से समझना, एक ही चीज़ मैं ध्यान से समझाते जा रहा हूँ, वो चीज़ ध्यान से समझना, ठीक। तो अपना एक तो इकोनॉमी सब्जेक्ट हो गया, और इसके अलावा हिंदी मीडियम वालों के लिए कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक। अब ध्यान से, कॉमर्स और अकाउंटेंसी में मैं फिर बता रहा हूँ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बेस्ट है। हाँ, अगर आपने इसमें एमकॉम किया हुआ है तब आप लो इस सब्जेक्ट को, ठीक है। वो तो फिर मैंने पहले बता दिया, जो स्पेशलिस्ट जिसने विशेष योग्यता रखी हो सब्जेक्ट को, उसको चूज किया जा सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी नो, ज्योग्राफी, अभी ज्योग्राफी हिंदी मीडियम वालों के लिए। अब ये देखा गया है कि पिछले 8-10 साल में ज्योग्राफी का जो रिजल्ट है हिंदी मीडियम वालों के लिए ख़राब रहा है। ये मैंने बहुत सारे टॉपर मैंने देखे जो ज्योग्राफी छोड़ के दूसरे ऑप्शनल सब्जेक्ट लिए, फिर वो टॉप किए। तो कुछ ना कुछ तो रीज़न है ना, उन्होंने 2-3 बार अटेम्प्ट दिए, उनके नंबर नहीं बढ़े, ठीक है। पहली बात तो एक है, पर हाँ ऐसा नहीं लिया जा सकता है, इसके मटेरियल भी अवेलेबल है, टीचर भी अवेलेबल है, परंतु फिर मैं वही बता रहा हूँ, जैसे अपन टॉपर्स के एनालाइज करते हैं उसके बाद में देखा जाए तो ये सब्जेक्ट आजकल जैसे लेने लायक नहीं रहा है। पर मैं फिर भी मेरा ये व्यक्तिगत, देखो सबका अपना अपना मानना है, परंतु मैं मानता हूँ कि अगर आप उस सब्जेक्ट के साथ न्याय करते हो, मतलब आप उसको अच्छे तरीके से जो उसकी जो डिमांड है लास्ट पेपर, उसको मॉडल आंसर तैयार करना, अगर अच्छे तरीके से आप तैयार कर लेते हो तो ऐसा कोई जरूरी नहीं ज्योग्राफी से भी सिलेक्शन लिया जा सकता है। ऐसा फिर मैं बता रहा हूँ, ये मिथक है, इन मिथकों को तोड़ो कि नहीं ज्योग्राफी से अब नंबर ही नहीं आ रहे हैं तो अब ज्योग्राफी छोड़ना, वो बात नहीं है। बात है कि आप किस तरीके से उस पर काम कर सकते हो, ज़्यादा महत्वपूर्ण वो है, ठीक है। अगर आपने ईमानदारी से प्रयास किया फिर भी नंबर नहीं आ रहे तो एक अलग बात है। दूसरी बात, जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि बहुत बार बच्चे कहते हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट लेके रखे, उन्होंने एक बार मेंस नहीं लिखा है और उसके बाद वो ऑप्शन सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं कि देखते हैं कि भाई नंबर ही नहीं आ रहा है, ठीक है। एक आध बार जिसने मेंस लिखा उसके बाद में अगर डिसाइड करें कि बहुत मेहनत करने के बाद नंबर नहीं आ रहा है, ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि भाई आपने बहुत मेहनत किया और उसके बाद नंबर ना आए सब्जेक्ट में, ये तो मैं मानता हूँ ये चीज़, ये तो गलत बात है, ठीक है। फिर भी मैं इतना बोलूँगा कि इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी उन्हीं को लेना चाहिए जिनके पास सब्जेक्ट रहे हैं, ठीक है। साइंस बैकग्राउंड का वो ले सकते हैं हिंदी मीडियम वाले भी, ठीक है। जियोलॉजी का मतलब नहीं, हिस्ट्री देखो अच्छा है, सोर्स आपको खूब मिल जाएंगे, टीचर मार्केट में खूब मिल जाएंगे, पर वही याद रखना कि सिलेबस, अब ये देखो मैं आगे जो चीज़ बताऊँ वो भी ध्यान समझना, जैसे इनमें सब में 6-6 महीने लगेंगे, आप कोचिंग करोगे चाहे कुछ भी करोगे 6 मंथ लगेंगे, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक। लो कोई जरूरी नहीं, हिस्ट्री लिया जा सकता है, अच्छा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, सब कुछ है, ठीक है, पर सिलेबस बहुत लेंथी है, मैं पहले बता रहा हूँ 6 से 8 महीने लगते हैं कोचिंग करने में, ठीक है। तो ये चीज़ माइंड में रखना, देखो बात ये नहीं 2024-25 वाले जो कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। पर जो मान लो कि
जिनको 2024 देना है और अब उनके पास इतना टाइम भी नहीं उनको जीएस भी कवर करना, तो वो बहुत सोच समझ के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरा मानना है, ठीक है। तो वो चीज़ याद रखना, जो अपना कम टाइम में हो जाए, सारी चीज़ें हो जाए उसके बाद, ठीक। लॉ का मतलब नहीं, मैनेजमेंट का मतलब नहीं, मैथमेटिक्स का मतलब नहीं, मैकेनिकल मतलब नहीं है, मेडिकल साइंस का मतलब नहीं, फिलोसॉफी दर्शन शास्त्र का मैं बता रहा हूँ कि अच्छा मटेरियल है। जैसे पतंजलि सर एक आध जो टीचर वो पढ़ाते भी फिलोसॉफी, ठीक है। और मैंने जो देखा था 2018 से पहले है ना बहुत लोग थे, पर अभी पिछले 18-19 के रिजल्ट के बाद में मैं देख रहा हूँ कि कोई फिलोसॉफी वाला मुझे दिखा नहीं, मतलब कम। देखो उसका रीजन हिंदी मीडियम में रिजल्ट, देखो बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट का नहीं भी आने का रीजन क्या होता है कि हिंदी मीडियम से जो बच्चे मेंस भी कम ही लिखते हैं, तो सबाइश बात है मेंस से कम बच्चे लिख रहे हैं कंपेरिजन तो इंग्लिश मीडियम, तो सबाइश बात रिजल्ट कहाँ से आएगा। अभी देखो 700-800 बच्चे मेंस लिख रहे हैं, तो कहाँ पे रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए ये भी माइंड में होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कोई सब्जेक्ट खराब है, नहीं, बात ये भी देखना, बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम वाले डर जाते हैं कि नहीं सर फिलोसफी या सोशियोलॉजी से रिजल्ट नहीं आ रहा। बात है कि भाई उनसे मेंस भी तो नहीं दे रहे हैं लोग, ये भी चीज़ तो समझो आप। अगर शायद हो सकता है जैसे मान लो 100 इंग्लिश मीडियम वाले लिखे, 100 हिंदी मीडियम वाले सोशियोलॉजी में लिखे, तो क्यों नहीं रिजल्ट आएगा। पर बात है कि इधर 200 लिख रहे हैं, इधर 10 बच्चे लिख रहे हैं, तो फिर समझ में रिजल्ट क्यों कैसे आएगा उसमें। फिलोसफी लिया जा सकता है, अच्छा खासा सब्जेक्ट है, शॉर्ट टर्म में हो जाता है सिलेबस आराम से, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिजिक्स हो गया, ठीक है, ये कोई मतलब नहीं। पॉलिटिकल साइंस लिया जा सकता है, अच्छा खासा स्कोर है। अब हिंदी मीडियम से बच्चों ने टॉप किया है पॉलिटिकल साइंस लेके, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। और वहाँ वही है कि 6 से 8 महीने लगेंगे, ये चीज़ माइंड में रखना, ठीक है। अब आगे देखो, मतलब लिया जा सकता है, पॉलिटी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, पर वो सबका अपने इंटरेस्ट पे रहता है। साइकोलॉजी है, ये नहीं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हिंदी मीडियम के लिए कम प्रॉफिटेबल है, एक मार्केट में कम टीचर अवेलेबल है, तो अच्छा टीचर तो मैंने तो आज तक कभी ऐसा देखा नहीं जो बहुत पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हिंदी मीडियम के लिए बहुत अच्छा। जैसे मान लो इनमें तो बहुत मिल जाएंगे, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी मिल जाएंगे, पॉलिटी में मिल जाएंगे आपको, पर जो विख्याता इधर है वो इधर कम बहुत रेयर है कि एक आध टीचर मिल जाए, ढूंढने के बाद वो अलग है। या तो लोहिया करके भी है टीचर, अच्छा है, सिलेबस भी कम टाइम में हो जाता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है पढ़ोगे तो अगर इस सब्जेक्ट के साथ आप जस्टिस करोगे तो नंबर आएंगे, ऐसा कुछ ही नहीं, ठीक है। पढ़ोगे अच्छे तरीके से नंबर आते हैं, तो ये भी लिया जा सकता है हिंदी मीडियम के लिए, ठीक है। अब बात आती है सोशोलॉजी, ये तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है। देखो सोशोलॉजी, इसका मैं खुद बताऊँ, जैसे मैंने जब आखिरी में जब चूज़ किया ना, जो पहले पहले मेरा मैथ ऑप्शनल था। अब मैं वो कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो मैंने गलती की थी। अब उस टाइम क्या था कि पहली बात, जैसे आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ एक ही सब्जेक्ट, उस टाइम मैंने नहीं देखा था, ठीक है। देखा था, दूसरी बात मुझे नॉलेज नहीं था, मतलब ये भी एक बात हो सकता है, मैंने मुझे याद अच्छे से देखा तो हूँ, परंतु मुझे नॉलेज नहीं था साइकोलॉजी क्या है इनका। अगर एक बार देखता तो शायद चीज़ें, जब मुझे बाद में पता लगा यार सोशोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है, मुझे तो पहले ले लेना चाहिए था, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, उस समय का मतलब गाइडेंस की इन चीज़ों की कमी होती है। अब देखो ध्यान से समझना, सोशोलॉजी जो सब्जेक्ट है, सबसे बड़ी बात, इंग्लिश मीडियम में तो 2 या 3 महीने में कंप्लीट करवा देते हैं आराम से, ठीक। मैं खुद देखा हूँ ये चीज़ को, ऑब्जर्व किया हूँ। पर हिंदी मीडियम में दिक्कत है कि इसको कंप्लीट कराने वाले 6 से 8 यहाँ तक एक एक साल ले लेते हैं, एक दिक्कत ये है इसके साथ। तो कोचिंग करना तो मेरे लिए, मेरे अकॉर्डिंग मैं बताऊँ, शायद मैंने भी इसका कोचिंग किया था, जब मैंने मैथ ऑप्शनल लेके चूज़ किया तो मैंने सोशोलॉजी की कोचिंग किया। मैं हकीकत बताऊँ 1 साल लगता है, पूरा 1 साल। तो ये तो प्रॉफिटेबल नहीं है भाई, इस तरीके से तो कोई मतलब नहीं, ठीक। पहली बात ये चीज़ याद रखना। तो हिंदी मीडियम की दिक्कत ये भी है एक, मैं क्लियर बता रहा हूँ, यहाँ के जो हिंदी मीडियम में जो टीचर वो मेहनत नहीं करना चाहते भाई। सोशोलॉजी सब्जेक्ट सोचो, जब इंग्लिश में वो 1 महीने में पढ़ा, मतलब 3 महीने में कंप्लीट किया जा रहा है, तो इंग्लिश में क्यों, हिंदी में क्यों नहीं हो सकता। चलो ठीक है यार 3 से 4 महीने ले लो, पर 1-1 साल ले रहे हो तुम, क्या मतलब हुआ, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम है हिंदी मीडियम के साथ। इसी हिंदी मीडियम में आप देख लेना, जीएस की जो क्लासरूम की क्लास है जब वो भी 2-2 साल चलती है, वहीं इंग्लिश मीडियम 1 साल में निपटा देता है, ठीक है। तो ये अंतर तो है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें तो है ही, ठीक है। कोई बात नहीं, जो भी है। अब ये मैं चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। तो सोशोलॉजी बस सबसे बड़ी बात है, इजी इसका सिलेबस है, आराम से समझने योग्य है, और हर जगह इसका फायदेमंद है। ऐसे में आपको फायदा मिल जाएगा, ठीक है। जीएस 1 2 3 4 में फायदा मिल जाएगा, ठीक है। इंटरव्यू में आपको फायदा मिल जाएगा, मतलब है, मतलब मैं ज़्यादा वो नहीं बताऊंगा, पर तो ये कि इसकी जो चीज़ें वो मैंने बता दी आपको, ठीक है। मटेरियल अवेलेबल है हिंदी मीडियम में, कोई दिक्कत नहीं है। इग्नू की बुक अच्छी, सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। पर इसमें कोई मटेरियल की दिक्कत नहीं है, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सोशोलॉजी हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैटर का कोई इश्यू नहीं है इसमें। अब बात आते हैं जो अभी जो चल रहा है लिटरेचर का। अब लिटरेचर, बात है कि हिंदी लिटरेचर को लेके इतना क्रेज आपने देखोगे, सब बच्चे भाई अभी जो हिंदी मीडियम में जो तैयारी कर रहे हैं ना, उसमें 90% बच्चे इसी तरफ जा रहे हैं। हकीकत में बता रहा हूँ 90% बच्चे हिंदी लिटरेचर ले रहे हैं। अब इसका रीज़न क्या है, मैं चीज़ कुछ समझाता हूँ आपको। क्या हुआ कि बहुत सारे टॉपिक जो ज्योग्राफी पहले लेके रखते थे,
अब उनके मान लो नंबर मेंस में नहीं आ रहे थे, तो उन्होंने फिर हिंदी लिटरेचर की तरफ ऑर्डर किया और वो सेलेक्ट हो गए। अब फर्क क्या पड़ रहा है उसकी ध्यान से समझो। एक तो हिंदी लिटरेचर का थोड़ा सिलेबस आराम से 3-4 महीने में हो जाता है, आराम से हो जाता है 4-5 महीने में, ठीक है। दूसरी बात है कि इसमें कोई चेंजेस नहीं होते, करंट अफेयर नहीं पढ़ना पड़ता, और जो रटा रटा है वो छाप के आ जाता है, ठीक है। तो एक बात तो ये है, तो आराम से चेंज करने में, ऑप्शनल चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं आती है बच्चों को, तो आराम से वो कर लेते हैं। चलो ठीक है, पहली बात ये होगी। दूसरी बात, मार्केट में अच्छे इसका अवेलेबल है, मटेरियल है हिंदी में, फिर ये सारी चीज़ें। मैं देखो ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आपको हिंदी ऑप्शनल नहीं लेना चाहिए, परंतु मैं एक चीज़ जो जरूर बताना चाह रहा हूँ, जो मैंने गलती की है कि आप उस सब्जेक्ट और नंबर के आधार पर, सिलेक्शन के आधार पर मत लो। भाई उस टॉपर की हो सकती है कुछ अलग विशेषता रही हो, आपका इंटरेस्ट ही ना हो। जैसे मैं अगर मेरे से पर्सनली कोई बोला जाए तो मैं भाई जैसे, हाँ मैं हिंदी पढ़ सकता हूँ, परंतु जैसे उसके जो पद्यांश काव्यांश जो होते हैं वो रटना, वो मेरे से नहीं होगा। बोला जाता है कि इसमें 1600 आपको रटे हुए होने चाहिए, इस तरीके से वो मैं नहीं कर सकता, ठीक है। तो देखो मैं वही बता रहा हूँ कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, हो सकता है कोई रटने वाला बंदा तो रट सकता है आराम से, पर मेरे से नहीं रटा जाएगा। तो मैं लॉजिकल सब्जेक्ट लूंगा, जो मेरे समझ में आए मैं उसको समझ विकसित करके मैं उसको लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। दूसरी बात, मैं सबसे बड़ी बात याद रखना, अब देखो मैं कुछ कुछ चीज़ें बताता हूँ, अब ये चीज़ ध्यान से समझना, ठीक है। देखो सबसे पहली बात जो मैंने गलती की थी, जब मैं स्टार्टिंग में 2017 के 16-17 के दौर में था, तो मैं तो मतलब कि ऑप्शनल चुनना था, तो मैं देखा कि तो हिंदी लिटरेचर चुन लूँ मैं, या फिर मैं मैथ चुन लूँ, ठीक। अभी ध्यान से समझना मैंने क्यों हिंदी लिटरेचर नहीं चुना उस टाइम, क्यों नहीं। मैथ देखो, मैं हिंदी ऐसा था कि मैं बहुत इंटरेस्ट पढ़ सकता था इसको आराम से, पर मैं जब इसका सिलेबस देखा, व्याकरण देखा, तो मैं देखा नहीं यार, व्याकरण में नहीं पढ़ पाऊंगा, हकीकत बात थी वो, ठीक है। मेरी व्याकरण हमेशा कमजोर रही है। मैथ में देखा मेरा बीटेक में अच्छा स्कोर था, और मैथ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग था, ऐसा लगता था मैं दिन रात पढ़ सकता हूँ, ठीक। अब देखो जो गलती हुई है वो चीज़ ध्यान से समझना। तो मेरा उस टाइम अच्छा स्कोर था, तो मुझे लगा मैथ अच्छा। फिर दूसरी बात, मैंने क्या टॉपर के नंबर 340, 365 इतने नंबर आ रहे थे, मैं बोला कि यार मैं तो 400 नंबर ले आऊँगा इसमें, इसी से मैं सिलेक्शन पक्का कर लूँगा। देखो ये गलती है, ये चीज़ याद रखना, जो आइडियलिज्म होता है वो चीज़ कैच करो यहाँ पे। अब मैं ये सोच रहा था कि आराम से 400 नंबर आ जाएंगे अपने, ठीक है। ये चीज़ ध्यान से समझना, ठीक है। तो मैंने ये सोच समझ के लिया कि 400 नंबर आ जाएंगे, अपन तो टॉप कर जाएंगे सारी चीज़ें। अब देखो अभी पहली गलती मैंने कर दी, एक भाई जो टॉपर ला रहा है भाई उसको से तो स्पेशल योग्यता रही हो सब्जेक्ट के बारे में। अब जब मैंने इसका सिलेबस देखा, ध्यान से समझना, कुछ चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने इसका सिलेबस देखा तो लगभग इसमें मान के चलो मैथ ऑप्शन में 15 ऐसे चैप्टर हैं, ठीक है, लगभग इतना ही, ठीक है। मैं जो भी है उसमें क्या था कि जो मैंने कॉलेज में सिलेबस में पढ़ा था वो लगभग 7-8 टॉपिक थे, ठीक है। ऐसे तरीके से मैंने पढ़ा था, तो मैं बोला कि ये मान के चलो 50-60% सिलेबस मुझे आता था उस टाइम, ठीक है। तो मुझे ऐसा भी लगा कि चलो, उस टाइम टॉपर बोलते थे कि आपको थोड़ा बहुत तो उस सब्जेक्ट में पकड़ होनी चाहिए, तो मुझे भी लगा पकड़ भी है, ठीक है। अब बात आती है कि 40% भाई सब ऐसी बात है, वो मैं कहाँ से सीखूंगा, वो मेरे कॉलेज के सिलेबस में नहीं था, तो मैंने उसके लिए कोचिंग ज्वाइन की। अब मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्या होता है वो चीज़ें समझना ध्यान से। तो कोचिंग मैंने ज्वाइन की, सोचे मैंने इस 40% के लिए की, और ये तो मुझे ऑलरेडी पहले से आता था। हकीकत ये हुआ कि इसके लिए मैंने 50,000 रुपये उसको खर्च किए, ठीक है। ये चीज़ ध्यान से समझना। और हकीकत में यही नहीं सिखाया जाता, वो पढ़ाते ही नहीं है यहाँ पे टीचर। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ ना, ये छोटी छोटी गलतियाँ, मुझे बहुत बुरा लगा कि आखिर में जब मुझे 2-3 अटेम्प्ट के बाद मुझे सोचना पड़ा, नहीं सोचो, मैं जो चीज़ समझ के लिया था कि मैं कोचिंग में पढ़ाऊँगा, मैंने पैसे भी दे दिए, सब क्लास किया, वो सब मैं सही बता रहा हूँ यहाँ पे, सब एक बार एडमिशन ले लेते हैं ना, उसके बाद में कोई मतलब नहीं रहता स्टूडेंट से, मैं हकीकत बता रहा हूँ, ठीक। तो वही मेरे साथ हुआ। अब 2-3 अटेम्प्ट तो मैं उसको लेके खूब प्रयास किया सीखने का। अब क्या ही सीखोगे जब तक वो 4 सब्जेक्ट भाई मैंने कभी पढ़े नहीं है, ठीक है। तो वो मेरे को कैसे समझ में आएगा, मैं तो सोच रहा कोचिंग में पढ़ के अपन को समझ में आ जाएगा। तो ये पहली गलती रही मेरा, ठीक है। एक आइडियलिज्म में फंस गया, इतने अच्छा नंबर ले आऊँगा, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहली चीज़ याद रखना कि अभी 32 ऑप्शन सब्जेक्ट उनको देखो, उसमें से आखिर में 3-4 सब्जेक्ट बचेंगे आपके पास, ध्यान से समझना। जो मैंने उस टाइम शायद अगर अच्छे से काम किया होता तो ये गलती मैं नहीं करता। तो अब आपको क्या करना है, आखिर में 3-4 सब्जेक्ट बचेंगे आपके पास, उनको सबसे पहले आपको सिलेबस देखना, ठीक है। जैसे आप सिलेबस देखोगे आपको कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे उड़ जाएंगे, अब आखिर में बचेंगे आपके पास 1 या 2 सब्जेक्ट, ठीक है। ये चीज़ ध्यान से समझना। जब 1-2 सब्जेक्ट बचेंगे, इनके देखना जाके पीवाईक्यू 2013 से लेके 2022 तक। यही बता रहा हूँ, जब मैं 2020 के बाद मैंने जब मैथ ऑप्शनल से सोशोलॉजी की तरफ में मूव ऑन किया, तो ये सारी चीज़ें मैंने की, उसके बाद में मुझे लगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान से समझने का प्रयास करना, ठीक है। तो पीवाई को देखना, तो पीवाई को देखोगे तो ऑटोमेटिक पता लग जाएगा आपको कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना है, ठीक। अब ये चीज़ समझ में आ गया। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट रहता है तो उसके आगे का प्रोसेस मैं बता देता हूँ।
कि ऐसे तो क्लियर हो जाता, मुझे पता ये अगर 3 स्टेप आप काम कर लोगे, सबसे पहले 32 सब्जेक्ट देख लो, इसमें से आपके पास 8-10 सब्जेक्ट बचेंगे, फिर उनके पीवाईक्यू मतलब सिलेबस देख लो, सिलेबस देखोगे तो उठ जाएंगे, 3-4 बचेंगे, 3-4 बचेंगे, फिर उसके बाद में पीवाईक्यू देख लो उनका 2013 से 2022, फिर उसके बाद में हट जाएगा, आपको पता लग जाएगा मैं किस सब्जेक्ट के साथ कंफर्ट कर रहा हूँ, ठीक। अब उसके बाद में अगला काम, अगर मान लो 1-2 सब्जेक्ट आपको डाउट रहता है तो फिर ये देखो कि उसका मार्केट में क्या मटेरियल अवेलेबल है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जो भी है, ठीक है। उसके बाद में ये चीज़ आप ऑब्जर्व करो कि क्या उसका कोचिंग संस्थान अवेलेबल, अगर आपको करना भी है कोचिंग, सेल्फ स्टडी करना है तो टॉपर्स की वीडियो जाके देखो, उन्होंने कौन कौन सी बुक रिफर किया, कोई ईमानदार टॉपर अच्छी तरीके से बताता है तो उसे करना चाहिए, ठीक है। वो जबरदस्ती वाला नहीं कुछ ही बता रहा हो, ठीक है। अगर उसने बताया, ऐसे मोस्टली लोग करते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ ही बताते हैं, ठीक है। टॉपर का वीडियो देख लो, बुक लिस्ट अपना तैयार कर लो, उसके अकॉर्डिंग अपना तैयारी शुरू कर सकते हो, ठीक है। ये चीज याद रखो। तो इस तरीके से काम किया जा सकता है, ठीक है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये चीज ध्यान से समझो। जब आपके पास ये सारी हो जाए, तब उसके बाद में देखो मार्केट में मटेरियल अवेलेबल है, ठीक है, कोई कोचिंग संस्थान अवेलेबल है, कितने टाइम में करा रहा है, क्या सारी चीज़ें हैं। सेल्फ स्टडी करना है तो टॉपर की वीडियो जाके देखो, सारी चीज़ बुक लिस्ट तैयार करो अपना, टॉपर के ब्लॉग ये सब पढ़ने चाहिए, ठीक है। आज तो टेलीग्राम पे एक से एक अच्छी सुविधा उपलब्ध है, वहाँ पे सारे टॉपर अपनी सारी स्ट्रेटेजी सब अच्छे तरीके से बताते हैं, तो उस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट है, सारी चीज़ें वो बताते हैं, ठीक। अब बात ये आती, चलो ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। उसके बाद में कोचिंग करना है कि नहीं करना है, देखो मेरा मानना है कि अगर आपकी सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ है तो कोई ज़रूरत नहीं है, बस हाँ गाइडेंस के तौर पर आप आराम से टॉपर्स को इनको फॉलो करो, आराम से जिसने को अच्छे से ब्लॉग बताए उसी टू द पॉइंट स्ट्रेटेजी मैं कुछ बता देता हूँ आपको, जो काम आपको करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, जैसे आपने मान लो ऑप्शनल सब्जेक्ट डिसाइड कर लिया, उसके बाद क्या काम करना है ध्यान से समझना। सबसे पहला काम आपका पीवाईक्यू प्लस सिलेबस, ये चीज़ ध्यान से समझना, ये रट जाना चाहिए एकदम टू द पॉइंट। पीवाईक्यू को कहाँ से कहाँ तक, 2013 से 2022 तक, नए पैटर्न पे आप परिचित रहो, ठीक। सिलेबस ये एकदम एकदम पूरा डिक्टो आपको रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। सेल्फ स्टडी में बता रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं कोचिंग करने के, इस तरीके से अप्रोच भी करोगे तो आराम से कर सकते हो, ठीक। दूसरा काम अब क्या करना है, पीवाईक्यू को लेना है और सिलेबस के टॉपिक उठाना है और उसका डायमेंशन तुम्हें खींचना है, ध्यान से समझना, वही मुझे बता रहा था। जैसे जीएस में अपन देखे थे, जैसे मान लो कि लैंड रिफॉर्म का टॉपिक है, मतलब भूमि सुधार का टॉपिक है, ध्यान से समझना। तो भाई लास्ट पेपर में जाके देखो किस किस डायमेंशन में पूछा है, ये इसी ध्यान से समझना। लास्ट पेपर से डायमेंशन क्रिएट कर ली, उसके बाद में खुद से अपने फ्यूचर में यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछ सकती है, इससे खुद डायमेंशन 2-3 डायमेंशन क्रिएट कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद में इस तरीके से जब सारे सिलेबस के और लास्ट पेपर का सारा इस तरीके से काम कर लोगे, इसी अकॉर्डिंग फिर अपने शॉर्ट नोट्स बना लो अपने। जब आप शॉर्ट नोट्स बना लोगे, उसके बाद में क्या करना है ध्यान से समझना, जो अगला जो काम है बहुत महत्वपूर्ण है। आपको क्या करना है, 1995 से या उससे पहले के भी अगर आपको कोई क्वेश्चन मिल जाए ऑप्शनल के, उनके मॉडल आंसर बनाने हैं। ये चीज़ याद रखना, ये सबसे महत्वपूर्ण काम है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण काम है ये मॉडल आंसर बना लेना, क्योंकि देखो पीवाईक्यू रिपीट होते हैं, ये चीज़ जाके देख लो, आप खुद देखो पता लग जाएगा। दूसरी बात सोचो कि अगर मान लो कि 10 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन में अगर मान लो 3 क्वेश्चन भी अगर रिपीटेड हो गए तो आपके तो कम टाइम लगेगा आपको, ठीक है एकदम, और उसमें श्योरिटी होगी आपके 10 में से आपसे आराम से 6 नंबर पार लोगे आप आराम से। तो ये फायदा रहता है जब आप ये सारी चीज़ें मॉडल आंसर तैयार करके रखोगे, और मॉडल आंसर से आपका सिलेबस एक बार रिपीट हो जाएगा। मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर ये काम किया तो 300+ नंबर आएंगे, फिर इसके बाद में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, ठीक है, वो जरूरी है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, तो ये काम आपको करना है, ठीक है। अब देखो बात ये सारी चीज़ें होगी ऑप्शनल, किस तरीके से मैंने बता दिया, चूज़ किस तरीके से करना है, कोचिंग करनी है नहीं करनी है ये आपके ऊपर निर्भर करता है, पर ये चीज़ रखना कौन कितने टाइम में करा रहा है, क्या सारी चीज़ें, कुछ सब्जेक्ट की क्या डिमांड है, क्या है, कोई दिक्कत। जैसे हिस्ट्री है भाई समझ में आता टाइम लगेगा, सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड है, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सोशोलॉजी, अगर भाई हिंदी मीडियम 1 साल लेना वो चलो ठीक है गलत है, 5-6 महीने चलो ठीक है चलता है, और 1 साल लेना वो गलत है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान देखना, जब भी आप टाइम ड्यूरेशन जरूर पूछना। जब मैंने सोशोलॉजी ऑप्शन लिया, मैंने पूछा कि आप कितने दिनों में करा दोगे, तो मैंने देखा ऑफलाइन में तो भाई 1 साल लगने वाली है, तो मैं बोला नहीं मुझे तो भाई तुम वीडियो दे दो, मैं तो कर लूँगा कैसे भी करके, वो चीज़ याद रखना, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ी बात ये हो गई, ठीक है। अब देखो मैं क्या अपने यूनिटी आईएएस की तरफ से आपको क्या मैं हेल्प कर सकता हूँ। देखो अगर आपकी देखो ये मेरे जो जीएस के कोर्स चल रहे हैं, ठीक है,
ये कंप्लीट फाउंडेशन बैच है जो लगभग आपको 5,000 रुपये में पड़ जाएगा, ठीक है। ये आंसर राइटिंग भी उसमें बैच चल रहा है, ठीक है, और उसमें ऐसे भी चल रहा है, एथिक्स भी चल रहा है, इस तरीके से चालू कर रहा है। प्रीलिम्स को टारगेट करके भी हम प्रोग्राम चला रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आप फायदा आंसर राइटिंग का आप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये अभी है 30 जून से पहले करते हो तो उसमें 50% का डिस्काउंट है। ऐसे का भी हमारा है। और मैं जो अपना सोशियोलॉजी, अब देखो मैं अपना सोशियोलॉजी ऑप्शनल है उसके बारे में बता देते हो। मैं ऐसे नहीं बोलेगा आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल लो, आपके विवेक पे निर्भर, आप चाहो तो हिंदी साहित्य लो, कोई दिक्कत, अगर आपको इंटरेस्ट है। पर मेरे समझ नहीं आता कि आप रैशनल डिसीजन लो, ताकि मैंने जो गलतियाँ की है आप लोग वो गलतियाँ ना करो, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान से समझ जाना। अब देखो जो मान लो कि अब जैसे मैं देखो कुछ बच्चे होंगे जो मान लो अपना सब्जेक्ट अभी मेरे पास इंक्वायरी भी आ रही है, तो मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर मैं किस तरीके से लेके चलने वाला हूँ। देखो इतना मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इतना तो है नहीं कि मैं 1 साल पढ़ाऊंगा, नहीं, इतना टाइम है भी नहीं कि मैं खुद भी 2024 के लिए टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो भाई सवाल बात है, तुम्हें भी 2024 से टारगेट कराऊंगा, ठीक, पहली बात, ठीक। दूसरी बात एक चीज़ याद रखना, इसमें क्या रहेगा, सबसे पहले जो क्लास मेथड है इसमें टू द पॉइंट जो नोट्स रहेंगे, जो मैंने जो नोट्स अपने जो नोट्स तैयार किए उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, फालतू की बातें कुछ ही नहीं। हाँ, पर बैकग्राउंड मैं समझा दूंगा, ठीक है, सोशियोलॉजी का कैसे उद्भव हुआ, क्या सारी चीज़ें थी वो सब मैं समझा दूंगा। पर याद रखना मैं फालतू की क्लास नहीं लेने वाला, टू द पॉइंट क्लास के अकॉर्डिंग नोट्स जो फटाफट, ठीक है, टू द पॉइंट। इसमें एक चीज़ याद रखना, मेरी क्लास का ये है, जो बच्चा सेल्फ स्टडी करेगा और मेरी क्लास देखेगा उसको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और जो बच्चा ओनली टोटली क्लास पे बेस्ड रहेगा उसके लिए नहीं, उसको मैं देखो देखो जो हकीकत में, मैं हकीकत बता रहा हूँ, इस यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सेल्फ स्टडी सबसे महत्वपूर्ण है। मैं फिर बता रहा हूँ, चाहे आप मेरा कोर्स लो ना लो, सेल्फ स्टडी कर लेते हो आप अपनी ईमानदारी से, कोई जरूरत नहीं किसी कोचिंग की, ठीक है। पर ये है कि गाइडेंस में होना चाहिए, बस इसी याद रखना। तो मैं कह रहा हूँ इस अगर आप ये कोर्स लेते हो तो मेरे गाइडेंस में रहोगे, पहली बात, टू द पॉइंट मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग करवा दूंगा, ठीक है, एक चीज़ याद रखो। फिर उसके बाद में तुम्हें पीवाईक्यू करवा दूंगा, उनके मॉडल आंसर आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। तो पीवाईक्यू के थ्रू भी आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन काम करेंगे तो इतना मैं गारंटी बता रहा हूँ, आराम से मैं दिसंबर से पहले तुम्हें करवा दूंगा, ठीक है। ये सारा काम करवा दूंगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ठीक। पहली बात ये चीज़ याद रखना। दूसरी बात, टू द पॉइंट करने वाले फालतू का कुछ भी नहीं कराऊँ। दूसरी बात, अब देखो सुनो, अगर आप मेरे प्रीलिम्स से कोई भी कोर्स खरीदते हो या कोई मेंस से कोर्स खरीदते हो तो आपका प्रीलिम्स अगर क्वालिफाई होता है तो 100% फीस आपने जितना जमा किया है उतना आपको रिटर्न हो जाएगा। अगर आपने कोई मेंस क्लियर किया है तो मेंस का जितना फीस आपने जमा किया है मेंस का कोर्स का परचेज करने में, जिसमें मान लो ऑप्शनल का ये सब, वो को आपको फीस रिटर्न हो जाएगा, ठीक। तो उसके बाद जब भी अभी जितने भी मेरे अभी कोर्स चल रहे हैं उसमें 50% डिस्काउंट है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। और दूसरी बात देखो, अगर आपको कोई भी हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अपन कोई नए वीडियो के साथ, ठीक है।